हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडबिट एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, इक्विवेलेंस क्लास, ये सब के बारे में देखा, कुछ क्वेश्चंस भी किया। तो अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, सेट को पूरा कवर कर लिया, रिलेशन को पूरा कवर कर लिया। दैट मींस अब आप किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पूरा एलिजिबल हो, क्योंकि हमने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को क्या हमने देखा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर आप रिलेशन से देखोगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताओ सिमेट्रिक होगा कि रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसे हमने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस किए ताकि हमारा एकदम कंसेप्ट पे हमारा एक स्ट्रांग होल्ड आ जाए। उसके बाद हमने क्या किया, और भी जितने कंसेप्ट है, ऑर्डर्ड पेयर के हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट के हो, सब कुछ हमने कवर कर लिया ना, सब कुछ कवर कर लिया। अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो। जितना क्वेश्चन मैंने कराया है वो आपको एक बार रिवाइज करना है, जितना कंसेप्ट मैंने आपको कराया है वो आपको एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद जाके आप कहीं का भी क्वेश्चन बना लो, मतलब कहीं का भी, किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग, कहीं का भी क्वेश्चन बना लो, आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो किसके ऊपर है, फंक्शंस के ऊपर। तो जैसा कि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, हमारा जो जेडब्ल्यू का जो जर्नी स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, फंक्शन से स्टार्ट होगा। अब आपको धीरे 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 जेडब्ल्यू वाले का फील होने वाला है, क्योंकि सेट बच्चों को इजी लगता है, थोड़ा सा स्कूल में पढ़ लेते हैं, रिलेशन भी बहुत ज्यादा सिंपल है तो ठीक है, वो भी हो जाता है। अब यहाँ से कंसेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होंगी, आपका मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो कितना बेहतरीन होना चाहिए वो सब स्टार्ट होगा। तो आपका लर्निंग वाला पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला। अब यहाँ से आप धीरे 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 नई नई चीजें सीखना स्टार्ट करोगे, नई नई चीजें देखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस, ओके। तो अब फंक्शंस क्या है, हमने सेट पढ़ा, हमने रिलेशन पढ़ा, हमको सब कुछ क्लियर है ना, सेट के बारे में एकदम क्लियर है, रिलेशन के बारे में एकदम क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है रिलेशन के बारे में तो एक बार इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, एक बार पीछे जाओ और रिलेशन को एक बार आप रिवाइज करो। ठीक है, रिलेशन में क्या था, दो सेट होते थे, हम क्या करते थे, एक एलिमेंट किस तरीके से उसके साथ में रिलेटेड है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ में, हम ये निकाल देते हैं। या फिर हो सकता है कि जो जो सेट है वो उसके बीच में जो उसमें जो एलिमेंट्स है वही आपस में कैसे रिलेटेड है ना। तो ए क्रॉस ए लिखते थे, याद है, या फिर ए क्रॉस बी मतलब क्या, दो डिफरेंट सेट है। ए क्रॉस ए मतलब हम कंपेयर करते थे, हम रिलेशन की बात करते थे आपस में। तो ये रिलेशन एकदम हमको क्लियर है। ठीक है, अब आता है फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, ए फंक्शन इज basically a relation between a set of inputs, है ना, and a set of outputs such that each input is associated with exactly one output। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने सेट पढ़ा, रिलेशन पढ़ा। फंक्शन क्या है, फंक्शन भी बेसिकली क्या है, एक रिलेशन ही है। लेकिन वो क्या कहता है, फंक्शन रिलेशन है लेकिन उसमें क्या है, एक स्पेशलिटी है। वहां पे क्या होता है, एवरी जो इनपुट होता है वो एग्जैक्टली एक ही आउटपुट के साथ में एसोसिएट होता है। तो ये हमने बेसिक बताया। अब हम देखते हैं इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, आपको और क्लैरिटी के साथ अंडरस्टूड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये मैंने क्या बोला आपको, फंक्शन इज बेसिकली व्हाट, अ रिलेशन। हमने देखा क्या, फंक्शन इज बेसिकली व्हाट, अ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन ही होता है बिटवीन ए सेट ऑफ इनपुट एंड ए सेट ऑफ आउटपुट। पहले हम क्या करते थे, रिलेशन में बात करते थे, एक सेट ए होता था, एक सेट बी होता था, हम लोग ए क्रॉस बी करते थे। तो ए को मान लो सेट ऑफ इनपुट और बी को मान लो सेट ऑफ आउटपुट। तो क्या बोल रहा है ये, इट इज ए रिलेशन बिटवीन सेट ऑफ इनपुट एंड सेट ऑफ आउटपुट। समझ में आ गया, सच दैट ईच इनपुट, दैट मीन जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो किसके साथ एसोसिएट होगा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ में उसको एसोसिएट होना पड़ेगा। दैट मींस एक बेसिक सा बात कर लेता हूं। लेट्स से ये मेरा सेट ए है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये मेरा सेट बी है जिसमें लेट्स से 5 है और 6 है ना। तो जब मैं रिलेशन लिखता था तो रिलेशन में कैसे लिखता था, देखो मैं क्या करता था, 1 5 है ना, 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। ठीक है, तो चलो अगर मैं आपको यही दो लाइन लिखा हूं और पूछा हूं क्या ये रिलेशन, ये क्या है, रिलेशन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है, क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा। बस यही दो लाइन आपको मैं पढ़ाया हूं, उसके बेसिस पे क्या बोलोगे आप, क्या ये फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि ये ए क्रॉस बी निकाला मैंने, ठीक है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, इनपुट बोल दिया,
इसको मैंने क्या बोल दिया, आउटपुट बोल दिया। जनरली फर्स्ट सेट को इनपुट बोलते हैं हम लोग, सेकंड सेट को आउटपुट बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो एवरी एलिमेंट जो है, जो 1 है, उसको यूनिक आउटपुट के साथ में एसोसिएट होना चाहिए था। ठीक है, चलो 1 5 तो हो गया, लेकिन 1 6 के साथ भी तो एसोसिएट हो रहा है। दैट मीन जो इनपुट 1 है वो 2 आउटपुट के साथ एसोसिएट हो रहा है। दैट मीन दिस कैन नॉट बी व्हाट, अ फंक्शन, इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। लेकिन अगर मैं मान लूं यहां से इसको हटा दूं, अगर मैं यहां से हटा दूं इसको, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, अब क्या ये फंक्शन है? अब क्या ये फंक्शन है? यस, नाउ इट इज अ फंक्शन। क्यों? बिकॉज एवरी इनपुट इज एसोसिएटेड विद ओनली वन आउटपुट, है ना। अब आउटपुट जो 6 है वो कवर नहीं हुआ, दैट इज फाइन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग देखेंगे ना ऐसे केस को क्या बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है, तो हम लोग सब केसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन या क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज फंक्शन, बिकॉज एवरी इनपुट जो है वो एक यूनिक आउटपुट के साथ में क्या है आपका, एसोसिएटेड। दैट मीन एग्जैक्टली एक ही आउटपुट के साथ में एसोसिएटेड। ठीक है, यूनिक वर्ड यूज मत करना, अदरवाइज चीजें बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएगी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, मैंने क्या लिखा है, एक फंक्शन का एक बेसिक आइडिया दिया आपको। फंक्शन बेसिकली क्या है, कोई भी आपसे पूछेगा कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बेसिकली क्या है, एक रिलेशन ही है, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, जहां पे वो एक ना एक यूनिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई कराता है। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि जो इनपुट है वो एक ही आउटपुट के साथ में एसोसिएट होगा। यहां तक एकदम क्लियर। एक बार जो कॉपी में लिखे उसको पढ़ लो। अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट A and B be any two finite sets, है ना। let A and B be any क्या है तुम्हारा, let A and B be any two finite sets, है ना, any two non empty finite sets, ज्यादा प्रॉपर होगा ना, non empty finite sets। ठीक है, any two non empty finite sets, ठीक है, finite sets, and let f क्या है, f है, let f be a rule, let f be a rule which associates each and every element of set A, है ना, set A to a, है ना, let A and B be any two non-empty finite set, and let F be a rule which associates each and every element of set A to exactly one element to exactly one element in set B, है ना, to exactly one element in set B such that F satisfies, है ना, F satisfies, देखो क्या लिखा मैंने, let A and B be any two non-empty finite set, non-empty finite set है, ठीक है, and let F क्या है, एक रूल है which associates each and every element of set A to one element in set B। इसको हम लोग और अप्रोप्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और अप्रोप्रिएट करते हैं। देखो, अब इसीलिए मैं कहता हूं ना, आपको ना डेफिनेशन याद नहीं रखना। आपको क्या लगता है मैं डेफिनेशन याद रखूं? मेरे को याद नहीं है, बट मैं देख देख के बना दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग क्लियर, तो वही वाला पार्ट आपका होना चाहिए। मैंने क्या बोला, लेट A and B be any two non-empty finite set and let F be a rule which associates each and every element of set A, each and every element of set A, है ना, to one element in set B such that F satisfied, इसको और एग्जैक्ट बनाते हैं, टू अ एलिमेंट, है ना, होल्ड ऑन अ सेकंड, टू, अब मैं आपको बताऊंगा, है ना, अब मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं यहां से वर्ड को हटाए, वो भी मैं क्लियर करता हूं। देखो, let A and B be any two non-empty finite set and let F be a rule which associates each and every element of set A to an element in set B such that F satisfies the following properties, है ना, F satisfies the following properties। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? पहला जो F है that has to be a subset of A cross B। यस, ये हम जानते हैं, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो बेसिकली क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, बस वो एक यूनिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, F should be a subset of A cross B, है ना। नंबर 2, F ने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, क्यों?
F इक्वल्स टू A क्रॉस B नहीं हो सकता, क्यों? पंगा हो जाएगा, क्योंकि जब आप A क्रॉस B करोगे तो वहां पे तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। जब A क्रॉस B लिखोगे तो अगर A क्रॉस B में सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे और F अगर उसके साथ इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा पंगा, जो इनपुट रहेगा वो काफी सारे आउटपुट के साथ में एसोसिएट हो सकता है, जो कि आपका फंक्शन के डेफिनेशन को अवॉइड कर देगा। इसीलिए मैंने इक्वल नहीं लिखा, मैंने क्या बोला, F शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। नेक्स्ट क्या लिखूंगा, फॉर ऑल A belongs to A, there exists A comma F of A belongs to F। ठीक है, अगर कोई एक A एलिमेंट है, A क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है जो किस पे बिलोंग करता है, सेट A में बिलोंग करता है, तो अपने पास क्या होगा, A comma F of A belongs to F। F of A क्या है देखते हैं, F of A क्या है देखते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं नंबर थर्ड पॉइंट, इफ, ये थर्ड पॉइंट ही है जिसके लिए मैंने वहां पे चेंज किया था डेफिनेशन को, देखते रहो। इफ A comma B belongs to F and A comma C belongs to F, then B is equals to C, है ना। अब देखो, if the function if the rule F satisfies, है ना, the above three properties, है ना, then F is said to be a function from set A to set B। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्यों चेंज किया, देखो अब इसका मतलब क्या होता है, अब समझना है आपको, ध्यान से आप समझना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो A और B क्या है आपका, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, चलो सर ये क्लियर है ना। एंड लेट F क्या है, F एक रूल है, मैंने क्या बोला, F एक रूल है, स्मॉल f be a rule which associates each and every element of set A to a element in set B। बस मैंने इतना ही बोला ना, यूनिक वैसा वर्ड का बात ही नहीं बोला मैंने। लेकिन जो F है वो क्या करता है, तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। F शुड बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्यों भाई, होना ही पड़ेगा, क्योंकि F क्या है, एक रिलेशन ही तो है, और हमको पता है रिलेशन सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। डन, तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या लिखा मैं, अगर कोई एक एलिमेंट A है जो सेट A में बिलोंग करता है तो उसका आउटपुट भी होना पड़ेगा, है ना, उसका आउटपुट भी होना पड़ेगा, यही मीन कर रहा है। और ये F क्या है, आउटपुट है। अगर A इनपुट है, F ऑफ A क्या है, आउटपुट है। अब दिखा रहा हूं ना कैसे हो रहा है, टेंशन मत लो। F ऑफ A क्या है, आउटपुट है, ठीक है। और वो देखो क्या किसमें बिलोंग कर रही है, जो ऑर्डर पेयर है किसमें बिलोंग कर रहा है, F में बिलोंग कर रहा है। ओके, इफ A कोमा B बिलोंग्स टू F, देखो ध्यान से, ये इनपुट है, ये आउटपुट है ना, A इनपुट के लिए B आउटपुट है, A इनपुट के लिए C भी आउटपुट है, देन B इज इक्वल टू C होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वहां से यूनिक, पहले मैंने आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यूनिक एलिमेंट लिखा था, मैंने हटा दिया। ये एक जनरल डेफिनेशन है, लेकिन अगर ये रूल जो है वो अगर इस तीनों को सेटिस्फाई करा देता है तो ही आप क्या बोलते हो, इफ द रूल F सेटिस्फाई द अबव थ्री प्रॉपर्टीज देन F is said to be a function from set A to set B। कैसे लिखते हैं हम लोग, F is a function from set A to set B, है ना, और इस तरीके से लिखते हैं। जनरली आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। F is basically what, a function from set A to set B। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलो इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, F is a mapping from set A to set B, ठीक है, डन। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, देखो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या, ये तो क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, फंक्शन का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। अब आगे और क्लियर होगा, डोंट वरी, बस चीजें देखते जाओ, स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी को सुनते रहना। जैसे ही मैं बताता हूँ, देखो आपको जब भी मैं कुछ पढ़ाना स्टार्ट करूँ, आप ये मत सोचो कि एकदम इंस्टेंट में सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन जब मैं बोल दूं कि मैं खत्म करने वाला हूँ तब तक आप पक्का समझ जाओगे, मतलब है ना, जो कुछ भी रहेगा वो आप क्लियरली तब तक अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, देखो ये हो गया, ठीक है। y इज, देखो यहां पे एक पॉइंट दिखा देता हूं, फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना, फंक्शन f इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटर और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फंक्शन f जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर भी बोलते हैं या फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं, देखो इफ x बिलोंग्स टू A एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। समझ में आया, x बिलोंग्स टू A है ना, f क्या है, एक फंक्शन है A से B में, और y क्या होता है, f ऑफ x, मतलब y क्या है, B में बिलोंग कर रहा है।
जो y है वो बेसिकली, जैसे कि x क्या है आपका, a में बिलोंग कर रहा है, मतलब देखो a क्या है आपका, लेट्स से a इज इक्वल टू समथिंग 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 समथिंग, ढेर सारे इसमें एलिमेंट है ना, ढेर सारे इसमें एलिमेंट है। मैंने बोला x बिलोंग्स टू a, मतलब लेट्स से यहाँ पे a है, e i o u है, ठीक है, a e i o u है यहाँ पे, ठीक है, डन। अब अगर मैं बोलूँ लेट्स से एक सेट b है जहां पे लेट्स से 1 2 3, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a जब आप लिख रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, x तो कुछ भी हो सकता है ना, a i o u कुछ भी हो सकता है, आप क्या लिखोगे y इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब y कोई भी इसका एलिमेंट है, कोई भी, जैसे x आपने बोला ना इसका एलिमेंट है, आपने मान लिया कि ये x एलिमेंट रखता है, तो आपने बोला कि y अगर इसमें एलिमेंट है तो y इक्वल्स टू कैसे लिखोगे आप, f ऑफ x। इसमें आप क्या लिखते हो, देखो देखो इसमें क्या लिखते हो आप, है ना, here x is said to be the argument or independent variable, क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि देखो आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, क्योंकि ये क्या है, इनपुट सेट है, ये आपका आउटपुट सेट है, तो आप जैसे जैसे इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ना भाई। जब आप इनपुट दोगे, कोई एक मशीन है उसमें आपने इनपुट दिया, मशीन से कुछ एक आउटपुट निकला, तो इनपुट दोगे तो आउटपुट निकल रहा है ना, इसीलिए आपने क्या बोला कि जो एक्स है, जो इनपुट है वो तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड करेगा, इनपुट थोड़ी आउटपुट पे डिपेंड कर जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, तो आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे डिपेंड करेगा, इसीलिए आप क्या बोल दिए, एक्स इज सेड टू बी द आर्गुमेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y is called the dependent variable। क्लियर हो गया यहाँ तक, एकदम कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो ये सब बेसिकली मैं लिखाते जा रहा हूँ, कॉपी में लिखते रहो, फंक्शन एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा बस अभी 5 मिनट बाद, 5 मिनट आपको देखना है, उसके बाद जबरदस्त तरीके से आपका फंक्शन जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलो अब इतना मैंने लिखा दिया, अब अगर मैं बोलूं for each x belongs to a, if we get multiple y belongs to set b, then y is equals to f of x is said to be a मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो जनरली अब देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला, अगर इनपुट सेट में कोई एक x है जिसके लिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, मोर देन वन एलिमेंट मिल रहा है, देखो क्या लिखा गया है, इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू a वी गेट मल्टीपल y बिलोंग्स टू b, मतलब एक इनपुट के लिए आपको मल्टीपल अगर आउटपुट मिलता है तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हो, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। दैट मीन जब हम फंक्शन वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम जनरली किसको डिनोट करते हैं, हम जनरली बात करते हैं आपके सिंगल वैल्यूड फंक्शन की, ठीक है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे होते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, थोड़ा एसी का टेम्परेचर मैं कर देता हूं, काफी गर्मी हो गया। ओके चलो इट्स डन, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है कि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, जिसको आप सिंपली क्या बोलते हो, फंक्शन। दैट मींस अगर कहीं पे भी आप फंक्शन देख रहे हो वर्ड, दैट मींस वहां पे क्या मेंशन किया गया है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही मेंशन किया गया है। मैंने क्या बोला, जहां पे भी आप अगर फंक्शन वर्ड देख रहे हो, इट मींस सिंगल वैल्यूड फंक्शन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। y is equals to अंडर रूट ऑफ x एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज को अगर पुट करते हो तो y को आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट वैल्यूज ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ x तो डेफिनेट सा बात है ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर में अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और हम जो भी अभी पढ़ेंगे हम लोग रियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, देखो हमने जो डेफिनेशन लिखाया है ना,
हमने जो डेफिनेशन लिखाया, देखो ये देखो मैंने क्या बोला, फंक्शन है। अगर जो रूल एफ है उसको आप फंक्शन बोलोगे कब, जब वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, डन। तो उसको आप क्या बोलोगे, फंक्शन बोलोगे। अगर अगर यहाँ पे दो रूल अगर आप और ऐड कर दिए, फोर्थ रूल क्या कहता है, ए इज अ सबसेट ऑफ रियल, फिफ्थ रूल क्या करता है, बी इज अ सबसेट ऑफ रियल। तो आप क्या बोल दोगे, ये जो रूल एफ है जो फंक्शन था, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। लेकिन अगर जो सेट ए और जो सेट बी है, जो इनपुट सेट और जो आउटपुट सेट है, वो क्या है, अगर रियल नंबर का सबसेट बनता है ना, जो रियल नंबर सिस्टम है उसका अगर सबसेट बनता है, तो आप उस फंक्शन को क्या बोल दोगे, रियल फंक्शन, है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। क्लियर हो गया, उसी फंक्शन को आप क्या बोल दोगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। दैट मीन्स जब हम लोग ए सेट लेते हैं और बी सेट लेते हैं, कई बार देखोगे ए सेट में मैंने जैसे ए ई आई ओ यू बोल दिया है ना, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं बनेगा। वो रियल वैल्यूड फंक्शन बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, दो कंडीशन को भी सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, ठीक है, डन। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो, अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे x का आप कोई भी वैल्यू लो, क्लियरली बात है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया तो दैट विल बी इमेजिनरी, जो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, डन। वो सब हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये क्या है आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिखता y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये आपका क्या है, लेकिन मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, है ना। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सिंस y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, समझ गए। इसमें क्या किया था आपने, ये दोनों केस में से एक ही केस ले लिया था, है ना, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे तो दोनों हो सकता है ना। तो x लेस से 2 है ना, से x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, y इज इक्वल टू माइनस √2, है ना। तो x का एक वैल्यू मतलब इनपुट, x हमेशा इनपुट, x इनपुट y आउटपुट, ठीक है। तो x के एक इनपुट के लिए आपको y का मल्टीपल आउटपुट मिल रहा है, इसलिए आप क्या बोलोगे, आप इसको मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, आई थिंक, है ना। एकदम जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं बोलूं कि देखो अब किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो गया, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन हम लोग क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है ना, एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर, है ना। आपको पता है पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इतना आपको पता है, आपने स्कूल में पढ़ लिया ना, जो पाई होता है वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है पाई, ओके, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ अ सर्कल को अगर ए से डिनोट करता हूं, है ना, तो मैं ए इज अ फंक्शन ऑफ आर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए इज अ फंक्शन ऑफ आर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस इट इज एब्सोल्युटली अ फंक्शन, व्हाई, बिकॉज जो एरिया है वो क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, दैट मींस आर का आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दो, इनपुट दो, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे एरिया किसकी तरह काम कर रहा है, आउटपुट की तरह काम कर रहा है, और ये जो है आपका आर कैसे काम कर रहा है, इनपुट की तरह काम कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन हो गया, डन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एकदम बराबर जबरदस्त तरीके से, चलो ठीक है, ये हमको समझ में आ गया फंक्शंस के बारे में ना, ये हमको फंक्शन के बारे में आइडिया हो गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, तो देखो फ्रॉम द एवो एनालिसिस, है ना, वी कैन conclude that only 2 out of 4 relations, है ना, are eligible for functions। क्या बोला मैंने, हमने अभी तक जितनी बातें की उससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो हमारे पास 4 अवेलेबल रिलेशन है उसमें से सिर्फ 2 ही है क्या, फंक्शन के लिए एलिजिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, रिलेशन कितने टाइप से हो सकते हो, देखो क्या क्या हो सकता है रिलेशन, देखो 1 1, है ना, फिर क्या हो सकता है, देखो मेनी 1, अब देखो नए नए टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फिर क्या हो सकता है, देखो 1 मेनी, और क्या हो सकता है आपको, देखो मेनी मेनी,
इसका मतलब समझते हैं, ठीक है, इसका हम लोग मतलब समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि 1-1 रिलेशन है ना, तो रिलेशन आपको पता है, लेट्स से हमारे पास एक सेट है ना, अब आप बोलोगे कि सर पहले तो आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दिखा देते, मैं बोला कि इजी होगा ऐसे दिखाने में, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, आपका एक सेट है ए। अगर आपको मन है कि नहीं सर आपने तो पहले सर कर्ली ब्रैकेट में लिखना सिखाया, सर अभी भी वैसे लिखाओ, अरे भाई आप लिख लो सेट को वैसे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि इजी होगा दिखाने में, आपको समझाने में, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये ए सेट है, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से बी सेट है, इसमें एलिमेंट है लेट्स से 1 2 3 4 1 2 3 है ना, ऐसे है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1-1 है ना, ये 1-1 कैसा दिखता है, ये 1-1 कैसा दिखता है, तो देखो कैसा दिखेगा, इसका एक एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, इसका एक एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, इसका एक एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है ना। और लेट्स से और एक एलिमेंट कर दो यहाँ पे 5, लेट्स से यहाँ पे और एक एलिमेंट कर दो 5, ठीक है। तो ये जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, इसके साथ एसोसिएटेड। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एसोसिएटेड विथ हेयर, है ना, एवरी एलिमेंट इस सेट का इसके साथ में क्या है, एसोसिएटेड है। डन। तो ये क्या हो गया, आपका एक 1-1 रिलेशन हो गया। एग्री करते हो, देखो ना 1-1 रिलेशन, इस सेट का एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक यूनिक एलिमेंट के साथ में इसके साथ क्या है, एसोसिएटेड है। दैट मींस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये क्या हो गया, 1-1 रिलेशन हो गया। ओके ठीक है, डन है ना। अगर मैं बोलूं कि और क्या केस हो सकता था इसमें, और क्या केस हो सकता था, या तो मैं ये लेता, या तो मैं ऐसे भी ले सकता था, है ना, या तो मैं ऐसे भी ले सकता था, लेट्स से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकता था मैं। लेट्स से यहाँ पे मैं ऐसे एसोसिएट कर देता हूँ, ठीक है, इसको इसके साथ दे दिया, इसको इसके साथ दे दिया, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हमने नहीं बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, और उसी पे बेस हमारा कंसेप्ट आएगा कोडोमेन और रेंज का, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे ये 1-1 है, क्यों, देखो इसका एक एलिमेंट इसका एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड है, इसका डिफरेंट एलिमेंट इसके डिफरेंट एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड, इसलिए किसको क्या बोलते हैं, 1-1 रिलेशन। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि किसी भी इनपुट का 2 आउटपुट नहीं है, किसी भी इनपुट का 2 आउटपुट नहीं है, तो क्या ये रिलेशन एलिजिबल फॉर फंक्शन है? यस, इट इज एलिजिबल फॉर फंक्शन। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जो एक यूनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराता है, जो प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो एक इनपुट है उसके 2 आउटपुट, 2 और मोर आउटपुट नहीं हो सकते, उसके एक ही आउटपुट होंगे, ठीक है। तो यस, इट इज एलिजिबल फॉर फंक्शन, है ना, ये एलिजिबल फॉर फंक्शन है ना, जो 1-1 है ये क्या है आपका, एलिजिबल फॉर फंक्शन है। हम लोग मेनी वन की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग मेनी वन की बात करते हैं। अगर मैं मेनी वन की बात करूं, देखो मेनी वन की, सॉरी, अगर मैं मेनी वन की बात करूं, ठीक है, तो मेनी वन में क्या हो जाएगा, देखो लेट्स से मेरा ये एक सेट है, लेट्स से मेरा बी एक सेट है, यहाँ पे मैंने बोला 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने बोला 1 2 3, देखो तो लेट्स से अभी 1 1 के साथ एसोसिएटेड है, 2 2 के साथ एसोसिएटेड, 3 भी 2 के साथ एसोसिएटेड है, और लेट्स से 4 3 के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर लेट्स से ऐसा भी हो सकता था, है ना, ऐसा भी हो सकता था, ए बी। अब ये जो ऐसा ऐसा हो रहा है ना, सबके नाम है, सबके नाम है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आएंगे अलग अलग नाम आएंगे, ऑन टू, इन टू, सब आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट्स सी क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 ही है, ठीक है। इन दिस केस में क्या बोल सकता हूँ, देखो लेट्स से 1 जो है 1 के साथ में है, 2 जो है 2 के साथ में, 3 जो है वो भी 2 के साथ में, 4 जो है वो भी 2 के साथ में, है ना। तो ये क्या बन गया, देखो मेनी वन। क्यों मेनी वन, देखो इसका मेनी मतलब देखो 2 और 3 दोनों इसके 1 के साथ में एसोसिएटेड है ना, इसके 2 एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड है, इसके एक एलिमेंट 1, इसका 2 एलिमेंट मतलब मेनी, मेनी मतलब क्या, मोर देन 1 ना, तो देखो इसलिए मेनी 1 हो गया। यहाँ पे भी क्या है, देखो मेनी 1 हो गया, देखो मेनी 1 हो गया। 3 खाली है, ठीक है, उसको खाली रहने दो, नो वरीज ना, लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज टू पार्टिसिपेट, ये मैंने डेफिनेशन में ही लिखा है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लिखा है, आप चेक करो डेफिनेशन को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं मिल रहा आपको, है ना, किसी भी एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं मिल रहा, तो क्या ये एलिजिबल फॉर फंक्शन है? यस, इट इज एलिजिबल फॉर फंक्शन। तो ऐसा रिलेशन भी क्या है, एलिजिबल फॉर फंक्शन होता है ना, ये भी क्या है आपका, एलिजिबल फॉर फंक्शन। अब अगर मैं 1 मेनी की बात करूं, तो 1 मेनी की, है ना, अगर मैं 1 मेनी की बात करूं लेट्स से, ठीक है, तो 1 मेनी में मैंने क्या किया, लेट्स से ये एक सेट है, इसमें ले 1 2 3 4, ये एक मेरा सेट है बी, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं देखो ये 1 जो है वो 1 के साथ में एसोसिएटेड, 1 जो है वो 2 के साथ में एसोसिएटेड है ना, 3 जो है वो 3 के साथ में एसोसिएटेड है, 2 जो है वो 3 के साथ में एसोसिएटेड है, 4 जो है वो 1 के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या है, मेनी 1 है। क्यों?
ये सॉरी वन मेनी है ना, वन मेनी। कैसे वन मेनी हो गया? देखो इसका एक एलिमेंट जो वन है वो वन के साथ भी गया है, ये टू के साथ भी गया है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट मी चेक, हाँ वन मेनी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वन मेनी। हमने चेक कर लिया अभी तक कि वन वन जो है और जो मेनी वन है वो क्या है आपका फंक्शन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि वहां पे कोई भी एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं है। ये मैंने क्या बोला? वन मेनी, दैट मींस एक एलिमेंट दो आउटपुट के साथ जाना चाहिए। देखो वन जो है वो वन के साथ भी गया है, वन जो है टू के साथ भी गया है, ठीक है। फिर फोर जो है वो भी वन के साथ में गया है, दैट मींस ये मेनी वन हो जाएगा ना। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो फोर वन छोड़ दो इसको, यहाँ पे एक फोर लगा दो ना, लेट मेक सिंपल, ठीक है। फोर लगा दो और फोर को इसी के साथ में जोड़ दो, फोर को इसी के साथ में जोड़ दो, ठीक है। बता रहा हूं वो मेनी वन हो गया था, अभी जो मैंने कराया था इसके पहले मेनी वन हो गया था, बता रहा हूं देखो कैसे हो गया। अगर मैं बोलूं देखो ये वन वन के साथ भी है, वन टू के साथ भी है, तो क्या हो गया? वन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड विद टू एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, दैट मींस ये क्या बन गया? वन मेनी। फिर टू देखो थ्री के साथ में है, थ्री भी किसके साथ में? थ्री के साथ में है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? देखो क्यों गड़बड़ हो जाएगा? देखो अगर मैं बोलूं इसको आपको करेक्ट कर लो इसको, ठीक है, इसको फोर हटा दो, ठीक है, फोर को हटा दो एंड देन टू को थ्री के साथ में रहने दो और थ्री को लेट्स से फोर के साथ में कर दो, थ्री को फोर के साथ में कर दो। हाँ नाउ इट इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना, नाउ इट इज एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे क्या हो गया? देखो ये हो गया वन मेनी, जो वन है वो वन के साथ भी है, टू के साथ भी है, जो टू है वो थ्री के साथ में, जो थ्री है वो फोर के साथ में, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है। बट वन और मेनी, समझ गए? यहाँ पे क्या हो गया? एक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड विद टू एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, इसलिए आप इसको क्या बोल दोगे? वन मेनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वन मेनी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक इनपुट का दो आउटपुट हो रहा है। क्या ये एलिजिबल फॉर फंक्शन है? नहीं है। बेसिक डेफिनेशन कहता है। क्या ये एलिजिबल फॉर फंक्शन है? नो, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेनी मेनी की, है ना, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो और एक बना सकते हो सच दैट, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? देखो ऐसे बना सकते हो ए बी 1 2 3 1 2 3 4 लेट्स से 5, ठीक है। तो वन को आपने क्या किया? वन के साथ में किया, वन को आपने टू के साथ में किया, टू को आपने थ्री के साथ में किया, थ्री को आपने फोर के साथ में किया, फाइव को रहने दिया, है ना। तो कैसे भी बना लो, ठीक है, कैसे भी बना लो, मतलब ये जो सेट बी है उसका कोई एलिमेंट खाली रह सकता है ना, हम लोग देखेंगे। अंडर दिस सर्कमस्टेंस वी से दैट जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट बनता है। अभी बताऊंगा 5 मिनट में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वन मेनी जो है वो क्या फंक्शन के एलिजिबल है? नहीं है। अगर मैं बात करूं मेनी मेनी की, अगर मैं बात करूं मेनी मेनी की, तो क्या ये फंक्शन के लिए एलिजिबल है? देखो क्या ये फंक्शन के लिए एलिजिबल है? मेनी मेनी मतलब मैं क्या बोल, देखो वन सॉरी ये ए सेट है, ये बी सेट है ना, 1 2 3 1 2 3, है ना। सो मेनी मेनी का मतलब क्या होता है? मेनी मेनी मतलब इसका मतलब क्या होता है? वन मेनी, वन मेनी प्लस मेनी वन, इसी को आप क्या बोलते हो? मेनी मेनी। मतलब वन मेनी, एक एलिमेंट इसका दो के साथ में गया और इसका क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो मेनी वन, ये क्या हो गया? देखो वन मेनी और मेनी वन। कैसे हो गया? देखो मेनी वन, टू और थ्री मेनी एलिमेंट्स एक के ही साथ में गए तो मेनी वन हो गया। यहाँ पे एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट के साथ में गए, मतलब एक एलिमेंट मेनी के साथ में गया, मेनी एलिमेंट एक के साथ में गया, है ना। वन एलिमेंट मेनी के साथ में गया, मेनी एलिमेंट वन के साथ में गया, तो वन मेनी प्लस मेनी वन, इट इज बेसिकली व्हाट? अ मेनी 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 काइंड ऑफ रिलेशन। बट मेनी मेनी में भी देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो एक इनपुट है ना उसका क्या हो जा रहा है? दो आउटपुट हो जा रहा है ना। एक इनपुट का दो आउटपुट पॉसिबल ही नहीं, दैट मींस मेनी मेनी जो है वो फंक्शन इसीलिए नहीं है बिकॉज इसके लिए, क्योंकि ये वन मेनी जो आ रहा है ना इसके लिए, समझो। मेनी वन में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मल्टीपल इनपुट्स का सेम आउटपुट हो सकता है बट एक सेम इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकता है। इसी को आप क्या बोल देते हो कि इसीलिए आप क्या हो गया, ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो देखो आउट ऑफ द फोर रिलेशन हमारे पास दो ही है, वन वन और मेनी वन, जो किसके लिए आपका एलिजिबल है? वो किसके लिए एलिजिबल है? फंक्शन के लिए एलिजिबल है, बाकी आपका फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? डन हो गया ना, एकदम समझ में आ गया। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, देखो तो यहां पे आपको एक बात क्लियर होना चाहिए, फंक्शन और मैपिंग में क्या डिफरेंस है ना। डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मैपिंग, है ना, दोनों बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है।
दोनों जो है बहुत क्लोजली एसोसिएटेड। फंक्शन क्या है, अब मैं लिखूंगा नहीं इसको, आप नोट कर सकते हो, समझ लो इस बात को ना, बस समझ लो। फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन that satisfies a unique property that no input can have multiple outputs, है ना? No input can have multiple outputs. That means एक इनपुट को एक पर्टिकुलर आउटपुट के साथ में ही एसोसिएट रहेगा। क्या बोला मैंने? एक इनपुट को एक पर्टिकुलर आउटपुट के साथ में ही एसोसिएटेड रहेगा। अब किस तरीके से एसोसिएटेड रहेगा, है ना? हाउ इट इज पेयर्ड, मतलब हाउ अ एलिमेंट फ्रॉम इनपुट एंड एन एलिमेंट फ्रॉम आउटपुट आर पेयर्ड, इट इज डिफाइंड बाय मैपिंग, है ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैपिंग। जैसे कि आपने देख लिया ना, अब इनपुट का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ में क्या हो सकता है? रिश्ता बना सकता है। तो आप क्या बोल दोगे उसको? 1-1 मैपिंग। अगर मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इनपुट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट के साथ में रिश्ता बनाए तो आप बोल दोगे 1-1। अगर मैं बोलूं कि मल्टीपल इनपुट अगर किसी एक आउटपुट के साथ में अगर बनाता है रिलेशन, तो आप क्या बोल दोगे? मेनी वन मैपिंग। समझ रहे हो? फंक्शन क्या कहता है? जो 1-1 है, जो मेनी वन है, दोनों ही फंक्शन है। मैपिंग क्या कहता है कि किस तरीके से एसोसिएटेड है, तो इसलिए आप बोलते हो 1-1 मैपिंग, मेनी वन मैपिंग। इसलिए मैंने बोला ना, फंक्शन और मैपिंग क्या है? बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है ना? फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है जो एक यूनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मैपिंग क्या है? ये बताता है मैपिंग कि किस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ इनपुट एंड एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट एसोसिएटेड है, हाउ दे आर एसोसिएटेड। समझ रहे हो? क्लियर? डन? तो ये चीज आपको एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन आपका फंक्शन एंड मैपिंग। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, है ना? आप अपने कॉपी में और एक पॉइंट नोट कर लेना, जब आप लिखते हो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, तो आप क्या बोलते हो? देन y इज said to be the image of x, है ना? y को आप क्या बोलते हो? इमेज ऑफ x बोलते हो। दैट मीन्स एक इनपुट के लिए जो आउटपुट मिला, उस आउटपुट को क्या बोलोगे? इमेज ऑफ दैट इनपुट, है ना? और उस इनपुट को क्या बोलोगे? प्री इमेज ऑफ दैट आउटपुट। एंड x is said to be प्री इमेज ऑफ y। समझ में आया? इमेज ऑफ इमेज का मतलब, जब आपने एक इनपुट, एक मशीन है ना, एक मशीन है, आपने इनपुट दिया, मशीन ही मतलब क्या? एक फंक्शन है। आपने एक इनपुट दिया, आपको एक आउटपुट मिला। ये आउटपुट देखो क्या है? इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनपुट। समझ रहे हो? और ये जो इनपुट जो है वो इस आउटपुट के लिए क्या होगा? प्री इमेज। सो आउटपुट इनपुट का इमेज है, इनपुट आउटपुट का प्री इमेज है। ये पॉइंट आप लिख लेना, वहां पे नोट कर लेना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में, तो देखो इसको हम लोग कैसे बात करते हैं, है ना? इसको हम लोग कैसे बात करते हैं? देखो अगर मैं बोलूं लेट्स से let f is a function defined from set a to set b, है ना, तो डोमेन हम लोग क्या बोलेंगे? the set a is said to be the domain of the फंक्शन। ठीक है, जब आप बोलते हो ना कि एक फंक्शन है डिफाइन कर रहा है ए से बी तक, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है? ये सेट ए में जो एलिमेंट्स है उसी को आप क्या बोलते हो? डोमेन बोलते हो। दैट मींस जो इनपुट है आप बोल सकते हो उसको क्या? डोमेन। जो इनपुट है उसको आप क्या बोल सकते हो? डोमेन बोल सकते हो। ठीक है, अगर देखो आपको ऐसे लिखा रहेगा कई बार, इफ y इक्वल्स टू f of x, है ना, जब ऐसे दिया रहता है, देन डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। आप लिख सकते हो, है ना, इफ y इज इक्वल्स टू f of x, है ना, देन domain of this function is the set of all possible values of x, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? हम लोग रियल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको दे दिया किसी ने y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, आपसे पूछा है कि इसका डोमेन बताओ। आप डोमेन क्या बोलोगे? x इज greater than equals to 0 और x belongs to 0 to infinity, है ना, ऐसे लिखोगे 0 to infinity। ये क्या है आपका?
ये क्या है आपका एक सेट ही है, इसको आप क्या बोलते हो कंटिन्यूअस सेट, है ना, इसको आप क्या बोलते हो कंटिन्यूअस सेट। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 1 2 3 4 लेट्स से 5, इसको आप बोलते हो डिस्क्रीट सेट। ये बेसिकली क्या होता है कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, 0 से इन्फिनिटी के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर हो गया। बट डिस्क्रीट सेट में क्या है, हम लोग काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को। दैट मींस यहाँ पे हम लोग इसकी कार्डिनैलिटी की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप कार्डिनैलिटी की बात नहीं कर सकते हो, कार्डिनैलिटी विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, डन। तो ये सब कंसेप्ट होता है ना, मैं बोला ना, देखो कई बार मैं चीजें पढ़ाता हूँ, कहीं पे अगर कुछ आता है तो मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं एकदम याद करके रखता हूँ कि अच्छा इसको मेरे को यहीं पे बताना, इसको मेरे को यहीं पे बताना। कभी ऐसा नॉलेज कैरी ही मत करो। जब भी आप ऐसा नॉलेज कैरी करोगे ना, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा कि मेरे को ना इसके बाद यही याद रखना है, इसके बाद यही याद रखना है। नहीं 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 नहीं, आपको क्या करना है, देखो आपका टारगेट क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। आपका टारगेट क्या है, आपका नॉलेज जो हो वो बहुत जबरदस्त हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो नॉलेज आपने गेन किया उससे आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, सेकेंड थिंग, है ना। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू ओनली टेल मी, क्या ये मैटर करता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिमाग में लाना है, कॉम्प्लेक्स के बाद ही आपको मैट्रिक्स लाना है, मैट्रिक्स के बाद आपको डिटर्मिनेंट्स लाना है, उसके बाद आपको कैलकुलस लाना है, ऐसा थोड़ी है। नॉलेज तो एक्यूमुलेटेड है ना, आपके दिमाग में वो स्टोर है। अब कोई भी चीज कहीं पे भी आपका मतलब स्टोर हो चुका है, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफ्रैगमेंट देम ना, आपको डिफ्रैगमेंट करने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। आपके दिमाग में ओवरऑल वो चीज होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई रैंडमली कुछ पूछ ले तो क्या आपको वो चीज पता है। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपसे मैंने लेट्स से पूछ दिया मैट्रिक्स के बारे में, तो पहले आप पूरा सेट को रिकॉल किए कि कैसे कैसे मैंने सेट को पढ़ा था, फिर मैंने रिलेशन को कैसे कैसे पढ़ा था, फिर मैंने फंक्शन को कैसे कैसे पढ़ा था, फिर मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन कैसे पढ़ा, कॉम्प्लेक्स कैसे पढ़ा, फिर मैंने मैट्रिक्स पढ़ा था। ऐसा थोड़ी होता है। आपका नॉलेज होना इज इंपॉर्टेंट, है ना, ओवरऑल नॉलेज आपका होना इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट 0 टू इन्फिनिटी। जब आप ऐसे लिखते हो, जब आप ऐसे लिखते हो, इट मींस दिस एलिमेंट इज इंक्लूडेड। जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता 0 टू इन्फिनिटी, दैट मींस 0 इज नॉट इंक्लूडेड। इसको कहते हो ओपन इंटरवल, इसको कहते हो क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। सिमिलरली अगर आप माइनस इन्फिनिटी लिखोगे तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल होगा। क्यों? बिकॉज इन्फिनिटी में क्या है, क्या हमको पता है क्या, नहीं है ना वहां पे। इन्फिनिटी में क्या है, अगर आप बोलोगे कि 5000 है, मैं बोलूंगा 5001 है, कोई आएगा वो बोलेगा कि 10 लाख है, फिर और कोई इंसान आएगा वो बोलेगा कि 1 करोड़ है। अरे भाई हमको नहीं पता वहां पे क्या है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, ओपन डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लोज का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता है वहां पे है क्या। ओपन का मतलब क्या है कि वो इंक्लूडेड नहीं है, उसके जस्ट पहले तक इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इट इज अ नोटेशन। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया, अगर मैंने ऐसा लिख दिया और आपसे पूछा कि डोमेन क्या है, तो डोमेन आप बोलोगे दिस, है ना। तो डोमेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डीएफ। डोमेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डीएफ, ऐसे लिखते हो। ठीक है, डन। ये हो गया आपका डोमेन के बारे में। ठीक है, तो डोमेन हमको समझ में आ गया, है ना। तो ये नोटेशन आपको मतलब एग्जाम के पेपर में जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये है ना। ये वाला नोटेशन के साथ में आप एकदम एक्वेंटेड हो जाओ, जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो ए सेट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। दैट मींस इनपुट इसको बिलोंग करता है ना, इनपुट इसके वैल्यूज को ले सकता है, इनपुट जो है वो इसके वैल्यूज को ले सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कोडोमेन के बारे में, है ना। कोडोमेन के बारे में, कोडोमेन क्या है ना, द सेट B is said to be the codomain of the function f, है ना। जो सेट बी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। दैट मींस आप इनपुट लोगे, है ना, ये क्या है आपका एक मशीन है, आप इनपुट लोगे, ढेर सारे अवेलेबल आउटपुट है, पर डिपेंड करता है कि कोई आपके पर्टिकुलर इनपुट के लिए हो सकता है सारे के सारे आउटपुट्स आपके मतलब इन्वॉल्व हो सकता है कुछ आउटपुट इन्वॉल्व भी ना हो उसमें, है कि नहीं। तो जो सेट बना आपका, ये टोटल सेट ऑफ आउटपुट, वो बेसिकली क्या है आपका, कोडोमेन है। ठीक है, और जो उसमें से इन्वॉल्व हुआ उसी को आप क्या बोल देते हो, रेंज बोल देते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, CF, है ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं CF से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं CF से। ठीक है, अब आता है रेंज। रेंज क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ, it is a set of elements from codomain, it is a set of elements from codomain, है ना। ये क्या है आपका, it is the set of elements from codomain such that
such that every x belongs to A has its image in this set। समझ में आया मैंने क्या बोला? इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम कोडोमेन, है ना, जो कोडोमेन है उसी में से एक सेट होगा सच दैट एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट मींस एवरी इनपुट के लिए एवरी इनपुट हैज इट्स इमेज इन दिस सेट। जितने इनपुट है उसके इमेज क्या होंगे, इस सेट में होंगे। दैट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, आरएफ, है ना, इसको आरएफ डिनोट करते हैं। आरएफ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। अब हो सकता है, अब मैंने क्या बोला, आपके पास एक मशीन है, आपने इनपुट दिया, ढेर सारे आउटपुट अवेलेबल है, तो कुछ इनपुट के लिए हो सकता है कि सारे आउटपुट यूज ना हो, कुछ आउटपुट बच जाए, है ना। तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, ये बड़ा वाला जो सेट है वो कोडोमेन है। लेकिन हर एक जो आपका क्या था, जो इनपुट था उसका जो इमेज मिला आपको, जो इमेज मिला है ना, जितने इमेज है उसको आप कलेक्ट करके टोटल यहाँ पे कितने हैं, ढेर सारे आपके क्या है, इनपुट है। हर इनपुट का क्या होगा, आपका एक इमेज होगा। हर इनपुट का आपका इमेज तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट को एसोसिएट होना है किसी के साथ में। जो इमेज का जो सेट बना इनपुट के लिए, जो इनपुट के लिए जो इमेज का सेट बना, उसी को आप क्या बोल देते हो, रेंज बोल देते हो, है ना। अब वो कोडोमेन के साथ में इक्वल हो सकता है। इसका मतलब क्या, जितने आउटपुट थे सारे के सारे यूटिलाइज हुए, सारे के सारे यूज हुए। अब हो सकता है कुछ जो आउटपुट है वो यूज ही ना हुए हो, है ना। तो इन दैट केस आप क्या बोल दोगे, रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर सारे यूज हो गए तो आप बोल दोगे कि रेंज ही आपका क्या है, कोडोमेन है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल लिया था मैंने, 1 1 मिनी 1, उसमें कई बार आपने देखा कि जो सेट बी था उसमें कुछ एलिमेंट छूट गए थे, है ना। तो उसमें क्या बनेगा, रेंज है, जो रेंज है वो क्या बन जाएगा आपका, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। और जहां जहां पे वो इक्वल हो रहा था ना, जहां जहां पे कोई भी आउटपुट नहीं छूट रहा था, दैट मींस कोई भी सेट बी का एलिमेंट नहीं छूट रहा था, वहां पे आप क्या बोल दोगे, जो रेंज है वो क्या है, कोडोमेन के बराबर है। एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से एग्जांपल, है ना, एग्जांपल, ठीक है। लेट्स सी एक मेरा सेट ए है और ये एक मेरा सेट क्या है, बी है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 6 7, लेट्स, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं लेट्स से ये इसके साथ में एसोसिएटेड है, इसके साथ में एसोसिएटेड है, ये इसके साथ में एसोसिएटेड है, ये इसके साथ में एसोसिएटेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं डोमेन की, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स, दैट मींस क्या बोलोगे आप, 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका, देखो सेट बी को आप कोडोमेन बोलते हो, तो 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7। रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज आपने क्या लिखा है, देखो इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम कोडोमेन, सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम कोडोमेन। रेंज जो होगा वो कोडोमेन से ही बनेगा, सच दैट every x belongs to a has its image in this set। दैट मींस यहाँ पे क्या होना पड़ेगा आपका, जितने इनपुट थे उस सब के इमेज को यहाँ पे होना पड़ेगा। तो इमेज क्या क्या है, 1 2 3 6। दैट मींस आउट ऑफ ऑल दिस पॉसिबल आउटपुट्स, जो एसोसिएटेड हुए उन्हीं के सेट को आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। तो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। द पॉइंट इज नॉट टू फोकस ऑन द डेफिनेशन एंड टू अंडरस्टैंड द थिंग, है ना। डेफिनेशन याद करना हमारा काम नहीं है, अंडरस्टैंड करना इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो, क्लियर हो गया, डन, एकदम मस्त तरीके से। चलो, तो हमने रेंज, डोमेन और कोडोमेन भी देख लिया। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक फंक्शन दे दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि इसका डोमेन क्या है, आपको पूछा जाएगा इसका रेंज क्या है। बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। हम लोग आराम से देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। डन, तो ये वाला एकदम क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, देखो किसके बारे में, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ किसके बारे में, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, देखो अब मान लो, है ना, अगर मान लो एक ग्राफ दिया गया, आपको क्या दिया गया, ग्राफ दिया गया। आपको अभी ग्राफ का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, स्कूल लेवल में आप बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं पढ़ते हो, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर अगर मान लो कि हमें एक ग्राफ दिया गया है और हमसे पूछा गया कि क्या ये ग्राफ एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो आप कैसे निकालोगे, है ना। अगर आपको बोल दिया गया कि क्या ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। डन, फॉर एग्जाम्पल, है ना। टॉपिक क्या है हमारा, देखो टॉपिक है हमारा, ठीक है, हाउ टू नो whether a graph, है ना, represents
रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन और नॉट, है ना, और नॉट है ना। एक ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक ग्राफ दिया गया है, आपको एक ग्राफ दिया गया, लेट्स से ऐसे दिया गया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है ना। आपको पता होता है कि जब हम लोग ये ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनपुट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनपुट हमको आउटपुट मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले मैं बहुत सारा क्या करता हूँ, ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ पहले, ठीक है। ये एक ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, है ना। उसके बाद मैंने क्या क्या ग्राफ ड्रॉ किया, और देखो ये एक्स, ये वाई, है ना, और ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ये एक्स, ये वाई, है ना। लेट्स से एक ग्राफ ऐसा है, लेट्स से एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं और कैसा है, और ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। फिर हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, डन। और भी एक ड्रॉ कर देता हूं, रैंडम ढेर सारे ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा मन वैसा ड्रॉ करो, ऐसे, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि ये सारे क्या है, ग्राफ है, जिसको मैं एक्स एक्सिस पे जो है मैं इनपुट बोल सकता हूँ या फिर सेट ए बोल सकता हूँ। जो हमें यहाँ पे वाई एक्सिस में मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ, मैंने क्या बोला, कौन सा टेस्ट करने को बोला मैंने बोला आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट करने के लिए। हम लोग कैसे करेंगे, अगर आपको एक ग्राफ दे दिया गया एग्जाम में और पूछा गया कि क्या ये फंक्शन है, आप क्या करते हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, राइट डाउन इन द वर्टिकल लाइन टेस्ट, राइट डाउन in the vertical line test, है ना, in the vertical line test we draw vertical lines, that is lines perpendicular to the x axis, lines perpendicular to the x axis such that the lines cut the graph एट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्या बोला मैंने, वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अगर पहले टू द एक्स एक्सिस हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं सच दैट, ये इंपॉर्टेंट है, सच दैट द लाइन कट्स द ग्राफ एट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। द लाइन कट्स द ग्राफ एट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट, फुल स्टॉप लगाओ, फिर लिखो वहां पे if the line cuts the graph at exactly one point, then it is what, then it is a function, it may be one or many one, ये हम लोग बाद में चेक करेंगे ना, इसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि जो आपको दिया गया है ग्राफ, क्या वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, सच दैट जो वर्टिकल लाइन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ग्राफ को कट करे। अगर जो वर्टिकल लाइन है वो सिर्फ एक पॉइंट पे एग्जैक्टली कट करता है तो आप इसको क्या बोल दोगे, ये फंक्शन है। अब 1 होगा कि मेनी 1 होगा, उसके लिए हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे, डन। अगर मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करता है, इफ लाइक डाउन एंड इफ द वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, देन इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, यहाँ पे देखो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया सच दैट जो वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करूंगा वो इस ग्राफ को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। तो यही पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम 2 ही पॉइंट्स पे कट करेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे x का एक वैल्यू के लिए, लेट्स से इसको x0 बोल दिया मैंने, ठीक है। x0 के लिए मेरे को 2 y0 मिल रहा है ना, मतलब एक वैल्यू के लिए x का मेरे को 2 y का वैल्यू मिल रहा है, एक इनपुट के लिए मुझे 2 आउटपुट मिल रहा है। क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं बोलूं, देखो मैक्सिमम आप कैसे भी लाइन ड्रॉ करो वर्टिकल लाइन, इस ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। दैट मींस एक इनपुट के लिए लेट्स से x0 मेरे को एक ही आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे y0, है ना। एक इनपुट के लिए मेरे को एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे मत दिखाओ, ये गलत हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट अ गुड वे टू राइट लाइक दिस ना। मतलब क्या है, देखो समझाने के लिए तो लिखा जा सकता है ना, आप मैंने समझाया आप भी समझ गए, बट इट्स नॉट अ गुड वे टू राइट लाइक दिस, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दो y0, आप यहाँ पे लिख दो माइनस y0, दैट इज फाइन, है ना। तो ये क्या हो गया, क्या ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन। क्यों, एक ही पॉइंट पे काट के x का एक इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है।
अगर मैं बोलूं इस ग्राफ के बारे में, ठीक है, तो जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप वर्टिकल लाइन यहां पे भी ड्रॉ करोगे और आप बोल दोगे कि सर एक हमको इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, ये एक फंक्शन है, लेकिन आपके डेफिनेशन में आपने क्या लिखा है कि आपको वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करना है कि वो ग्राफ को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेगा। क्या बोला मैंने? वो ग्राफ को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेगा। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेगा तो ये लाइन, वर्टिकल लाइन, मतलब काम का नहीं है, ये काम का है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर पे कट किया है। तो यहां पे देख सकते हो किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, इस ग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए आपको क्या मिल रहा है? 2 आउटपुट मिल रहा है। तो क्या ये फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। यहां पे क्या ये फंक्शन बनेगा? यस बनेगा। कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर लो, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा। क्या ये फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक इनपुट के लिए आपको 2 आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। सो आउट ऑफ ऑल दिस सिर्फ ये फंक्शन बनेगा और ये फंक्शन बनेगा। डन। अब फंक्शन के बाद हो सकता है ये 1 1 बने या मेनी 1 बने, क्योंकि हमको पता है कि आउट ऑफ द 4 पॉसिबल रिलेशन 1 1 एंड मेनी 1 रिलेशन ही क्या बन सकता है? फंक्शन में बदल सकता है ना, सब्जेक्ट द कंडीशन कि वो उस यूनिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। डन। तो ये हो गया हमारा क्या? वर्टिकल लाइन टेस्ट। डन। अब हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? देखो, अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, total number of functions from set A, set B। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब क्या बोला मैंने? आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए, बट आपको पता है फंक्शन कितने टाइप के होंगे आपके? या तो मेनी 1 होंगे या तो 1 1 होंगे, और भी टाइप्स मिलेंगे आपको, डोंट वरी, और भी टाइप्स मिलेंगे। बट अभी क्या मिला आपको? या तो 1 1 मिलेगा या तो आपका मेनी 1 मिलेगा, है ना। तो लेट्स से आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब क्या? 1 1 मेनी 1 दोनों। तो आपके पास लेट्स से एक सेट है ये ए, डन, नो डाउट, और आपके पास क्या है? एक सेट है बी। आपके पास क्या है? एक सेट है बी। ए में क्या है आपका? देखो, x1 x2 xm, दैट मींस जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो क्या है? m, है ना। ए में कितने एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स है। जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है उसमें क्या है? n। बी में कितने हैं? n एलिमेंट्स है। देखो मैंने क्या कर दिया इसको, y1 y2 y1 हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? देखो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 1 1 भी हो सकता है, मेनी 1 भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो x1 है ना, ये जो x1 है ये कितने एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है? देखो, ये x1 जो है वो तो हमको एक बात पता है क्लियर कि ये x1 जो है वो किसी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है। ऐसा नहीं कि x1 y1 के साथ भी एसोसिएटेड हो जाए, x1 y2 के साथ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सॉरी, मैंने क्या बोला? x1 जो है y1, हाँ ठीक है, x1 जो है वो y1 के साथ में एसोसिएटेड हो जाए, x1 जो है वो y2 के साथ में एसोसिएटेड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। बट ये हो सकता है कि x1 इनमें से किसी एक के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि x1 जो है वो y1 y2 y3 डॉट 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 yn कितने के साथ एसोसिएट हो सकता है? 9 के, n, मतलब x1 जो है वो n एलिमेंट के साथ में एसोसिएट हो सकता है। अब किसमें होगा हमको नहीं पता, लेकिन इनमें से किसी एक के साथ वो एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, जो x2 है वो कितने के साथ हो सकता है? मान लो कि x1 जो है वो y1 के साथ में एसोसिएट हो गया, लेट्स से मैंने मान लिया। ठीक है, तो जो x2 है वो कितने के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है? वो भी n के साथ में हो सकता है। क्यों? ये जो x2 है वो हो सकता है y1 के साथ में एसोसिएटेड हो जाए, या फिर ये x2 जो है वो y2 के साथ में एसोसिएटेड हो जाए, किसी के साथ में भी हो सकता है, वी डोंट नो, है कि नहीं। बट जो x2 है उसके पास में कितना वेज है? n वेज है। सिमिलरली जो x3 है उसके पास में कितना वेज है? n वेज है। तो डॉट 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 जो xm है उसके पास भी कितना वेज है? n वेज है। दैट मींस लेट्स से x1 अगर y1 पे गया तो x2 किसी भी n को ले सकता है ना। मान लो x1 अगर y1 पे गया, है ना, x1 इसमें से किसी में भी जा सकता था। अगर मान लो x1 किसी एक में चला गया तो जो x2 है वो भी इसमें से किसी में भी जा सकता है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, है ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल्स टू n into n डॉट 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 अप टू m टाइम्स, है ना। मतलब n कितने बार होंगे? m टाइम्स होंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो? n टू द पावर m, है ना। इन जनरल आप लिख सकते हो इन जनरल टोटल नंबर ऑफ
function is equals to total number of functions from A to B is equals to cardinality of set B to the power cardinality of set A, है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B to A करते, अगर B to A करते तो उसमें क्या हो जाएगा, cardinality of A to the power cardinality of B, ये आया, ठीक है। अगर किसी को डाउट हुआ कि सर आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, सर ऐड क्यों नहीं किया, तो देखो एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो यहाँ पे आपके 1 और 2 है और यहाँ पे आपके 1 और 2 3 है, लेट्स से, ठीक है, ऐसा हो गया आपका, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं है ना, ये 1 जो है वो इन तीनों में से किसी के साथ भी जा सकता है कि नहीं, ये 1 जो है वो तीनों में से किसी के साथ भी जा सकता है ना। मान लो ये जो 1 है वो इसके साथ चला गया, है ना, 1 इसके साथ चला गया, ठीक है। अगर वो उसके साथ चला जाता है ना, अगर वो उसके साथ चला जाता है तो 2 किसके साथ जा सकता है, देखो 2 हो सकता है 1 के साथ चला जाए, या तो हो सकता है 2 के साथ चला जाए, या तो हो सकता है 3 के साथ चला जाए, किसी के साथ भी जा सकता है कि नहीं। दैट मीन्स 1 का एक पॉसिबिलिटी के लिए 2 का कितना पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है, डन। प्लस क्या बोलूंगा मैं, मान लो 1 2 में चला गया, है ना, 1 किस में चला गया, 2 में चला गया, तो भी 2 किस में जा सकता है, 1 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, दैट मीन्स 3 पॉसिबिलिटीज। मान लो 1 जो है वो 3 में चला गया, तो 2 किस में जा सकता है, 1 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 into 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 9। डन, कितना हो गया, 9 ही मिला। उसी तरीके से अगर आप देखो कि 1 2 3 किए, कार्डिनैलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ 3 स्क्वायर, तो वो भी आपको कितना मिला, 9 मिला, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने बेसिकली क्या किया, आपका मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो, इसीलिए मैंने बेसिकली क्या किया, आपका मल्टीप्लाई किया। तो दैट इज सिंपल ना, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपका। मतलब इसका एक केस के लिए इसका n केस बन रहा है, तो इसका n केस के लिए इसका कितना केस बनेगा, n केस बनेगा, तो n इंटू एन। उसी तरीके से अगर m एलिमेंट्स है तो n इंटू n कितने टाइम्स करोगे, m टाइम्स करोगे, तो इसीलिए आपको क्या मिलेगा, n टू द पावर m। n इंटू एन अगर 2 टाइम्स करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू एन अगर 3 टाइम्स करोगे तो 3 क्या हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर n इंटू अगर आप m टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 टू द पावर m। क्लियर, डन, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा फंडा था, यही आपको बस समझना था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो कभी भी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट किया करने को दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, कार्डिनैलिटी ऑफ n टू द पावर m। n क्या है, सेट b का कार्डिनैलिटी, m क्या है, सेट a का कार्डिनैलिटी। तो हम लोग अपने डिस्कशन में हमेशा सेट a के कार्डिनैलिटी को क्या रखेंगे, m रखेंगे, और सेट b के कार्डिनैलिटी को क्या रखेंगे, n रखेंगे, ठीक है। तो जब भी m n हो, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m सेट a का कार्डिनैलिटी और n क्या है, सेट b का कार्डिनैलिटी। दैट मींस m जो है वो इनपुट सेट का कार्डिनैलिटी, n जो है वो आउटपुट सेट का कार्डिनैलिटी। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका फंक्शन के बारे में। तो मैं क्या करता हूं, अभी एक बार रिकैप कर देता हूं, है ना, अभी आपको एक बार रिकैप कर देता हूं। इसके बाद हम लोग मैपिंग के बारे में और भी पढ़ेंगे, है ना। ये जो 1 1 है और जो मेनी 1 है उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ढेर सारे नए नए चीज आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या हुआ, फंक्शन को समझे। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अब मैं समराइज कर देता हूं, इतना कुछ जो हमने पढ़ा अब मैं समराइज कर देता हूं। अगर आपसे कोई भी कहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा बताओ फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। जो हम रिलेशन में पढ़ते हैं ना, फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, लेकिन उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इनपुट सेट के जो एलिमेंट्स है वो आउटपुट के किसी एक ही एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे, है ना। दैट मींस एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकता। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो वो फंक्शन बन जाएगा। इसीलिए हमने जो 4 टाइप ऑफ रिलेशन देखा, 1 1 मेनी 1, 1 मेनी और मेनी मेनी, है ना, उसमें से बस 2 ही है, मेनी 1 और 1 1, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, डन। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फंक्शन के लिए एलिजिबिलिटी इसका है और ये फंक्शन के लिए एलिजिबल है, हम बोल देते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अब अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू, जब f ऑफ x लिखते हो तो x को आप क्या बोलते हो, आर्गुमेंट बोलते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो, और जो y है वो मतलब जो y क्या है, आउटपुट है। आउटपुट किस पे, इनपुट पे डिपेंड करेगा ना, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करेगा, इसलिए उसको आप क्या बोलते हो, y को आप बोल देते हो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी एकदम क्लियर हो गया, सब कुछ डन है, ठीक है। फिर हमने देखा क्या, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, जो सेट एक एलिमेंट जो इनपुट है उसके सेट को क्या बोलते हो, आप डोमेन बोलते हो। जितने अवेलेबल आउटपुट है आप उसको कोडोमेन बोल देते हो। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रूल के अंडर में, है ना, द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी और द एलिमेंट्स फ्रॉम द आउटपुट सेट व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग अंडर दिस रूल एफ,
उसी को आप क्या बोल देते हो, रेंज बोल देते हो। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है अगर सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर जाए। अगर सारे के सारे नहीं कर रहे हैं तो रेंज क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन बन जाएगा। फिर हमने क्या देखा, आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में देखा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या है आपका, n टू द पावर m, वेयर n इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट b, m इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट a। लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन और मैपिंग में क्या डिफरेंस है। फंक्शन एक बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है। फंक्शन का एक रिलेशन है जो एक यूनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो प्रॉपर्टी में 10 बार बोल चुका हूं, ठीक है। मैपिंग क्या करता है कि जो इनपुट और आउटपुट के जो एलिमेंट है वो कैसे पेयर हुए हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, मैपिंग बोलते हो, है ना। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग हो सकता है। वन वन मैपिंग हो सकता है, मेनी वन मैपिंग हो सकता है ना। जब आप मैपिंग कर रहे हो तो सेट बी के कुछ एलिमेंट बच जा सकते हैं, उसको आप बोलोगे इनटू मैपिंग। जब आप मैपिंग कर रहे हो तो सेट बी जो आउटपुट है उसका सारा का सारा एलिमेंट आपका क्या हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है। दैट मींस रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, उसको आप बोलोगे क्या, ऑन टू मैपिंग या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग, है ना। तो ये सब हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ा है एक बार आप अच्छे से उसको मतलब कवर कर लेना, एक बार उसको अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन वन मैपिंग, मेनी वन मैपिंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे इनटू, ऑनटू और बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आपका इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फंक्शन कंप्लीट होगा, अब आप आईआईटी के जोन पे आप आ चुके हो ना, फंक्शन से क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आप एकदम आईआईटी के जोन पे आ चुके हो। अब आपको धीरे धीरे मजा आना स्टार्ट होगा, बोला ना, अब यहाँ से पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि यहाँ से चैलेंजिंग चीजें आएंगी, समझाने में मजा आएगा, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा। तो ओवरऑल मजा एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वन वन एंड मेनी वन मैपिंग के साथ में। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।